नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अब देखिए, हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रश्न। अब उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रश्नों को, और उसके आगे के प्रश्नों को सोल्व करते हुए जा रहे हैं। अब इनको ध्यान से देखना कि अब हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रश्न सोल्व कर रहे हैं वो आपके टू दी पॉइंट्स, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड के हिसाब से बहुत ही लाभदायक और बहुत ही आपके हेल्प करेंगे 35% अंक इजीली दिलाने में। तो चलो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि निम्न चिन्ह किसे प्रदर्शित करता है। प्रश्न है कि निम्न चिन्ह किसे प्रदर्शित करता है। निम्न चिन्ह, अब देखो ओ चिन्ह आपको दिया ये, अब यहां पर लिख दिया हिंदी में धनाग्र, ऋणाग्र और द्वार, यानी कि एनोड, कैथोड एंड गेट। ये किसको प्रदर्शित करता है? तो सबसे पहला है डायोड, पहला ऑप्शन डायोड। डायोड हम जानते हैं एनोड और कैथोड तो होता है, गेट होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डायोड यदि गेट और टर्मिनल हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? डायोड। नेक्स्ट है सिलिकॉन नियंत्रक दिष्टकारी, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ये बिल्कुल सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का है। ये किसका होता है? एससीआर का। तो ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में एक एनोड, दूसरा कैथोड, तीसरा गेट होता है। ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अर्ध तरंग दिष्टकारी में हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी में तरंग के ऋणात्मक चक्र के दौरान डायोड कैसा होता है? तो पहली बात हम देखते हैं अर्ध तरंग में आउटपुट कैसा आता है। अर्ध तरंग ये आ गई, फिर आगे नहीं आएगी, फिर आ गई, फिर नहीं आएगी, फिर आएगी और फिर नहीं आएगी, इस प्रकार है। तो इसका मतलब यहां पर तो हमें आउटपुट मिल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव पर हमें आउटपुट मिल नहीं रहा है। और देखो डायोड में नेगेटिव पे टर्मिनल पे आउटपुट कब नहीं मिलता है? जब वो रिवर्स बाइस में होता है। रिवर्स बाइस में होता है तो उसमें धारा फ्लो करती नहीं है, इस कारण हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल में नहीं मिलता है। तो इसका मतलब डायोड यहां पर कौन से बाइस में है? रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस। और यहां पूछे डायोड कौन से बाइस में है, तो आप क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बाइस। तो एक तो आपके डायोड फॉरवर्ड बाइस और दूसरा डायोड क्या रह जाएगा? रिवर्स बाइस। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला सोल्व करते हैं। रेक्टिफायर का उपयोग किससे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? यानी कि रेक्टिफायर है वो किसको कन्वर्ट करने के लिए करोगे? रेक्टिफायर का उपयोग किससे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? पहला है एसी से डीसी। एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है क्या? नहीं। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने वाला बिल्कुल एक तो रेक्टिफायर होता है, और दूसरा एसी टू डीसी कन्वर्ट करने वाला कौन सा कहलाता है? कन्वर्टर। तो अच्छा, यही आपका आंसर हो गया, एसी टू डीसी कन्वर्ट करने वाला। अगला ऑप्शन था डीसी टू एसी। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, डीसी टू एसी हमारे पास कौन सा करता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर। और दोनों को कन्वर्ट करना आपस में तो कौन सा करेगा भाई? हमारे पास रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर जो दोनों को कन्वर्ट कर देगा। अगला सवाल एक है अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज। अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज और कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज में बदलने वाली हमारे पास जो युक्ति होती है वो एक स्थिर युक्ति होती है, और वो है ट्रांसफॉर्मर, स्टैटिक डिवाइस। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? अब इसका आंसर कैसे देंगे? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में इसका डायोड कितने होते हैं? तो फुल वेव हमारे पास दो होते हैं, एक सेंटर टैप्ड होता है, दूसरा ब्रिज होता है। ब्रिज बनाते हैं तो हमारे पास कितने डायोड होते हैं? 4। और सेंटर टैप्ड में कितने डायोड होते हैं? 2। तो फुल वेव ब्रिज टाइप में होते हैं हमारे पास 4, सेंटर टैप्ड में 2। डायोडों की संख्या आप याद रखना, ये इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो रेक्टिफायर से जब पूछा है तो एक रेक्टिफायर के बारे में और देख लेते हैं कि रेक्टिफायर आप इस प्रकार यहां पर युक्ति लगाते हैं। आप यहां पर इनपुट दे रहे हैं प्योर एसी, यहां पर जो आउटपुट मिल रहा है ना वो आपको मिल रहा है इस प्रकार का। अब देखो इस प्रकार के आउटपुट को हम आगे कन्वर्ट करने के लिए फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर से जो आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है वो ये हो रहा है। अब इस फिल्टर को आगे हम लगाते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर यहां पर जो आउटपुट प्राप्त होगा वो प्योर डीसी। तो हमने एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए हमने रेक्टिफायर, फिर फिल्टर और फिर रेगुलेटर तीनों का उपयोग करते हैं, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जर्मेनियम क्रिस्टल को फॉस्फोरस परमाणु में मादित किए जाने पर यह क्या हो जाता है? जर्मेनियम क्रिस्टल को फॉस्फोरस परमाणु से, फॉस्फोरस पर मादित मतलब डोपिंग। आपके शब्द से कंफ्यूज मत होना, यानी कि फॉस्फोरस से क्या करना है? डोपिंग। हमारे पास एक होता है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों हमारे पास 4th ग्रुप के मेंबर हैं। अब इसके अंदर आपने फॉस्फोरस डाला है। फॉस्फोरस हमारे पास 5वें ग्रुप का मेंबर होता है, क्योंकि हमने देखा था पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह जो आप ट्रिक याद रखते हो। तो फॉस्फोरस, ऑर्सनिक, नाइट्रोजन जो भी होते हैं ये हमारे पास
फिफ्थ ग्रुप के मेंबर हैं। फिफ्थ ग्रुप के मेंबर होने का मतलब बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब ये बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जर्मेनियम के अंदर डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त घूमेगा तो ये कौन सा टाइप बन जाएगा, एन टाइप, एन टाइप। यदि इसी जगह पर्सन में आपको कहता बोरोन, पर्सन कहता बोरोन, बोरोन यानी कि थर्ड ग्रुप का सदस्य होता है, यानी कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ये थर्ड ग्रुप के हैं। तो बोरोन थर्ड ग्रुप का है, इसका मतलब बाह्य कक्षा में 4 चाहिए और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 3 है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या पड़ रहा है, कम, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। तो आप उधार लेंगे तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो हम ये नहीं कहेंगे इलेक्ट्रॉन कम है, हम कहेंगे एक खाली जगह रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान को आप क्या कहते हो, होल। तो व्हाट इज द होल, होल इज नथिंग बट अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को ही होल कहते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, जो होल का भार जो माना जाता है वो कौन सा होता है, प्रभावी भार, इफेक्टिव मास। तो होल का भार, इफेक्टिव भार है वो इलेक्ट्रॉन के भार से क्या होता है, ज्यादा। इस कारण यानी कि इलेक्ट्रॉन का भार कम है, इलेक्ट्रॉन का भार कम है तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गति ज्यादा करेगा तो इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा रेस्पॉन्स ज्यादा आता है। इस कारण एक और प्रश्न रहता है एनपीएन एंड पीएनपी, कौन सा फर्स्ट है, एनपीएन, क्योंकि एनपीएन में क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। एनपीएन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, होल की संख्या कम है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही गति करेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी सा प्रश्न रहेगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर हम फिर आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहता है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को क्या कहते हैं। अधिकतम रिवर्स वोल्टेज, अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। अधिकतम रिवर्स वोल्टेज पूरा नाम ही यही है, याद रखना, इंग्लिश में नाम होता है, इसको कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इसका मतलब हो गया अधिकतम रिवर्स वोल्टेज क्या कहलाता है, पीआईवी। पीक इनवर्स वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर ज्यादा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में ज्यादा होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, कम। हाफ वेव रेक्टिफायर में कम होता है एंड फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ज्यादा। नेक्स्ट अपने पास एक दे दिया, आपको जो सवाल दिया है वो सवाल ये है कि यदि हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसी इनपुट दे रहा है 12 वोल्ट आरएमएस, 12 वोल्ट आरएमएस दे रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, पहली बात 12 वोल्ट आरएमएस दे रहा है, तो आउटपुट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, डीसी, कितना वोल्टेज मिलेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है 40.6%। तो 12 वोल्ट का 40.6% याद करो, तो 40.6 बटा क्या करेंगे, 100। तो इसको आप सॉल्व करें तो मैं 40.6 की जगह सीधा 40 निकाल दूं ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 0 से 0 कैंसिल, 12 × 4 48/10 = 4.8 वोल्ट, यानी 4.8 से समथिंग ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है हमारे पास, वो ये है कि एलईडी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। एलईडी खाली जगह का इस्तेमाल करके बनाई जाती है, यानी कि एलईडी में क्या इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपको दिया जर्मेनियम, दूसरा दिया सिलिकॉन, तीसरा दिया कार्बन एंड चौथा दिया गैलियम आर्सेनिक। ज्यादातर बच्चे सिलिकॉन कर देते हैं जो कि गलत है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ज्यादातर क्या करते हैं, सिलिकॉन, और सिलिकॉन आंसर क्या है, गलत। एलईडी क्या होती है, फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। और एलडीआर होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एक एलडीआर होता है। एलईडी रिवर्स बायस में कार्य करते हैं, फॉरवर्ड बायस में, तो हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस में। एक आप और सुना होगा एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी की लाइफ टाइम एलसीडी से क्या होती है, ज्यादा। एलईडी पावर कंजप्शन इससे क्या करती है, कम। एलईडी का पावर कंजप्शन एलसीडी से कम होता है। और एलईडी, हम एक बात और ध्यान रखना कि एलईडी लाइफ टाइम ज्यादा होती है, पावर कंजप्शन कम करती है, इस कारण आजकल एलईडी का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। एलईडी आप कहां देखते हो, ट्रैफिक लाइट, आप बस अड्डे पर जाते हो वहां पर भी क्या होती है, आपके एलईडी लगी होती है। रेलवे स्टेशन पर जाते हो वहां पर भी आपके पास सामने क्या लगी रहती है, एलईडी। तो ये एलईडी है। एलईडी कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वहां पर रेलवे स्टेशन पर 7 सेगमेंट, 7 सेगमेंट मतलब जैसे 8 लिखना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए, 7 खंड हो गए, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, 7 सेगमेंट।
मुझे क्या 3 लिखना, मैंने कहा ये लो, इन 2 को बंद कर दूंगा, क्या लिखा जाएगा 3। तो ये 7 सेगमेंट सिस्टम पर कार्य करती है। एलईडी का कार्य क्यों काम में लेते हो, एलईडी एंड एक और होता है आपके लेजर, एलईडी एंड दूसरा होता है लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये हमारे पास क्या होता है लेजर, लेजर लाइट। लेजर लाइट आप देख तो दूर तक जाती है, एलईडी का भी दृश्य क्या होता है दूर तक दिखाई देता है, यानी कि दूर तक प्रकाश जा रहा है, दूर तक प्रकाश जा रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्सर्जित हो या प्रकाश के रूप में। तो हम एलईडी और एलसीडी के केस में ये कह सकते हैं, एलईडी एंड लेजर के केस में हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ऊर्जा होती है वो हमें प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है, तभी तो प्रकाश दूर तक जा रहा है, तो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो रही है, यानी प्रकाश के रूप में उत्सर्जित है। तो हमारे पास डायोड कौन सा आएगा, इनडायरेक्ट के डायरेक्ट, तो हम कहेंगे डायरेक्ट सेमीकंडक्टर डायोड, और डायरेक्ट सेमीकंडक्टर डायोड का उदाहरण होता है गैलियम आर्सेनिक। तो इसका एलईडी का आंसर क्या आएगा, गैलियम आर्सेनिक। अब मैं वापस इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं कि भाई हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है वो 2 प्रकार का होता है, सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का है, एक तो हमारे पास है डायरेक्ट टाइप, डायरेक्ट बैंड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बैंड का उदाहरण होता है गैलियम आर्सेनिक जो कि लाल कलर देगा, इनडायरेक्ट बैंड का उदाहरण होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। देखो जो डायरेक्ट बैंड टाइप के होते हैं वो ऊर्जा अपने लाइट के रूप में उत्सर्जित करते हैं, और ये ऊर्जा किसके रूप में उत्सर्जित करेंगे, हीट के रूप में, ये ऊर्जा किसके रूप में उत्सर्जित करेंगे, हीट के रूप में, हीट के रूप में उत्सर्जित करते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में। आईसी किसकी बनी होती है, तो आप क्या कहेंगे सिलिकॉन की। चालकता किसकी ज्यादा होती है, जर्मेनियम की। सबसे अच्छे गुण किसके मिलेंगे, टोटल कंप्लीट गुण देखोगे तो सिलिकॉन के, इसलिए आईसी किसकी बनाई जाती है, सिलिकॉन की। थर्मल स्टेबिलिटी हाई होती है, लीकेज करंट कम होती है, हाई पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी रहती है, जो भी गुण होता है सिलिकॉन में अच्छे अच्छे गुण होते हैं। लेकिन चालकता सबसे ज्यादा किसकी होती है, जर्मेनियम की। चालकता सबसे ज्यादा जर्मेनियम की, और बाकी के गुण अच्छे रहते हैं सिलिकॉन के अंदर। आईसी सिलिकॉन की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आप जानते हो SiO2 एक कुचालक परत है। कौन सी परत है, कुचालक। इस कारण ये किसकी बनाई जाती है हमारे पास, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एलईडी का एक प्रयोग है। इंडक्टर के ऑन ऑफ करने में एलईडी लेते हैं क्या, बिल्कुल लेते हैं। आप देखोगे घरों के अंदर आप स्विचिंग कराते हो तो आप पावर स्विच के साथ एलईडी लगा देते हैं, ताकि आपको पता होता है जब विद्युत की सप्लाई आएगी तो वो एलईडी ऑन रहेगी। आप बैटरी को चार्ज करते हो तो वहां पर भी एक एलईडी लगी रहती है। मोबाइल के चार्जर में, कई मोबाइल के चार्जर में भी एलईडी लगी होती है। तो एलईडी इंडिकेटर के रूप में स्विच हो रही है, यानी कि लाइट आ रही तो ऑन है, नहीं तो क्या है, ऑफ है। दूसरा 7 सेगमेंट डिस्प्ले, अभी अभी मैंने बताया था 7 सेगमेंट डिस्प्ले में क्या कौन सी यूज ले रहे हैं, एलईडी। तीसरा ट्रैफिक लाइट में बिल्कुल एलईडी, और चौथा ऑप्शन दिया सभी में, तो हम आंसर क्या देंगे, सभी में, सब में एलईडी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एससीआर का कंट्रोल एलिमेंट, जो पहले प्रश्न आ चुका है, गेट होता है। नेक्स्ट है एससीआर में होल्डिंग करंट क्या होता है। एससीआर में होल्डिंग करंट होता है कि एससीआर को ऑन रखने के लिए वह न्यूनतम मान जिससे यदि कम आ जाएगा करंट तो ये ऑफ हो जाएगा। होल्डिंग करंट तक क्या रहेगा, वह न्यूनतम मान जो उसको ऑन रखने के लिए आवश्यक होता है, वो कह रहा था होल्डिंग करंट। एससीआर का जब आप बनाते हैं इस प्रकार, ये जो मान है ये हमारे पास होल्डिंग करंट कहलाता है। यदि होल्डिंग करंट से कम धारा चली जाती है तो डायोड के ये एससीआर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो यानी कि वह न्यूनतम मान जो एससीआर को ऑन कराने के लिए आवश्यक है क्या कहलाएगा, होल्डिंग करंट। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में अधिकांश वाहक कौन से होते हैं। पी टाइप में कौन से वाहक होते हैं, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, होल्स क्या होते हैं। तो पी टाइप है, पी टाइप के अंदर क्या होता है, होल्स। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जबकि पी टाइप में होता है होल्स। तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं कि आपका आंसर आएगा होल्स। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो हमारे पास ये है कि एक जो हमारे पास जो रेक्टिफायर है वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर की आवृत्ति कितनी है, तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर की आवृत्ति रहेगी f और फुल वेव की आवृत्ति रहेगी 2f। इन दोनों को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रश्न है।
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित पर्सन यह है कि बाइनरी को कन्वर्ट करने वाला सिस्टम था। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ध्यान से समझा देता हूं। ये दे दिया बाइनरी, बाइनरी को किस में बदलना है, डेसिमल में। आप कुछ याद मत रखो, सिंपल सा देख लो, देख लिया। अब आपको मैंने ये लिख दिया 1011, यहां से 1 से स्टार्ट करना है, कर दिया। 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 8। मल्टीप्लाई किस में करोगे 2 में, क्यों करोगे, बाइनरी नंबर है, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो पावर क्या चलेगी 2 की, तो 1 2 4 8 इस प्रकार चलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। 0 का मतलब होता है ऑफ एंड 1 का मतलब होता है ऑन। या ऑन क्या है 8, फिर ऑन क्या है 4, 2 तो ऑफ है, जोड़ो मत, 1 क्या है ऑन, 8 4 12 और 1 13, तो आपका आंसर क्या आएगा 13। तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या दे देंगे 13, ये आ गया। नेक्स्ट एक और पर्सन दे देता हूं मैं, बहुत इजी सा है, 110 ये दे दिया इतना सारा। आप पूछा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो मैं कहूंगा 110110, नो प्रॉब्लम है, आप यहां पर कर लो। वही मैंने जो मेथड बताया था उसी मेथड पे फॉलो करो। 1 दुगुना क्या होगा 2, दुगुना 4, दुगुना 8, दुगुना 16 और दुगुना 32, 32। ऑन क्या क्या है वो देखो, 32 है, फिर क्या है 16, फिर क्या है 4, फिर क्या है 2, बराबर क्या आ जाएगा 32 16 48 से 4 52 और 2 54, 54 आंसर आ जाएगा। 54 क्या हो जाएगा डेसिमल। इसी प्रकार आपको एक सवाल पूछा जाता है कि डेसिमल को कन्वर्ट करो, यानी कि आपको यह दे दिया 29 है, ये डेसिमल, इसका बाइनरी बनो। 29 का क्या बनाना है बाइनरी, ठीक है। अब 29 का बाइनरी देखते हैं, ध्यान से बनाते हैं। तो यहां से शुरू करो, 1 दुगुना 2 दुगुना 4 दुगुना 8 दुगुना 16, 32 की आवश्यकता नहीं है, दुगुना 32 आएगा क्योंकि मुझे तो 29 ही लिखना है। तो मैं 16 ऑन करूंगा, 8 ऑन करूंगा, तो कितना लिख दिया मैंने 24, 29 में से 24 लिखा, पीछे कितना बचा है 5, तो 4 और लिख दिया, 5 में से 4 लिख दिया, पीछे क्या बच गया 1, जोड़ दो, 16 8 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 ऑन हो गए। ऑन क्या करना 29, पीछे क्या बचा 1, इस 1 को भी ऑन कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर। तो आप बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में इजी सी बदल सकते हो। अब आप ध्यान रखना, पूछा जाएगा प्रश्न हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है 16, ऑक्टल में बेस कितना होता है 8। तो इन प्रश्नों के आप उत्तर सीधे से सिंपल से देते हैं। फ्लिप फ्लॉप के बारे में सवाल समझ सुन लेना, फ्लिप फ्लॉप कितने बिट स्टोर करता है 1 बिट। रजिस्टर भी देखो, रजिस्टर और काउंटर ये फ्लिप फ्लॉप की सहायता से बनते हैं। एक होता है फ्लिप फ्लॉप, दूसरा होता है लेच, दोनों जो एक होता है इनेबल वाली और दूसरा होता है मैनुअल स्विच। तो केवल इतना सा अंतर रहेगा, बाकी हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है उससे काउंटर और उससे रजिस्टर बनेंगे। तो ये हमारे पास भाग रहेगा। एक आता है मल्टीप्लेक्सर, इसका 1% रहता है। मल्टीप्लेक्सर के बारे में जो पर्सन रहता है, मल्टीप्लेक्सर में आप ये देखना कि मैनी इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसका मतलब मैं आपको मल्टीप्लेक्सर कहूंगा मैनी इनपुट 1 आउटपुट, यानी कि 4 इंटू 1, या क्या आएगा 8 इंटू 1, या उदाहरण आएगा 16 इंटू 1। तो पूछा जाएगा, ये तो ठीक है, पूछेगा इसमें सिलेक्ट लाइन कितनी है। तो ये सिलेक्ट लाइन को बताने के लिए हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लेक्सर को इस प्रकार लिखा जाता है 2 की पावर n इंटू 1, जहां पर n नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, n नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन है। अब देखो आप ध्यान से, इसको आप क्या लिखोगे 2 की घात 2 इंटू 1, सिलेक्ट लाइन कितनी हो गई 2। इसको क्या लिखोगे 2 की घात 3 इंटू 1, सिलेक्ट लाइन क्या हो गई 3। इसको लिखोगे 2 की घात 4 इंटू 1, सिलेक्ट लाइन क्या हो गई 4। तो ये 2 3 4 ये आपके पास सिलेक्ट लाइन आ गई मल्टीप्लेक्सर। इसी मल्टीप्लेक्सर को हम उल्टा कर देते हैं, तो मैं डी मल्टीप्लेक्सर बन जाता है। इसी में देखना मैं चेंज कर रहा हूं, डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर n, n यहां पर भी क्या आएगा नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन। अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, यहां हो जाएगा कि आपके 1 इनपुट एंड मैनी आउटपुट। अब ये जितनी भी कहानी चल रही है सब की सब उल्टी हो जाएगी, यानी कि आपको कहेंगे 1 इंटू 4, 1 इंटू 32, 32 में पूछे सिलेक्ट लाइन कितनी है, तो आप कहेंगे 2 की घात 5, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन क्या आ गई 5। तो इस प्रकार आप मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर के आंसर दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी बेसिक सवाल आए आप आराम से आंसर दे सकते हैं। एक सवाल पूछा जाता है सीआरओ, सीआरओ पहला तो सवाल है सीआरओ की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहते हैं कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। दूसरा है सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है,
CRT फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। CRT फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, CRO की कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। CRO जो होता है हमारे पास इस प्रकार की जो डिवाइस बनी रहती है, ये जो बना रहता है वो किसका रहता है, फॉस्फोरस का। यहां पर एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी रहती है, दूसरी कौन सी रहती है, वर्टिकल प्लेट, और यहां पर एक हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है। हीटिंग एलिमेंट में हमारे पास कैथोड का कार्य करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी जो कि इलेक्ट्रॉन गन रहेगा बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन गन। अब इतना ज्यादा डिटेल मत जाओ, पर्सन यहां पर क्या पूछा जाएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में इलेक्ट्रॉन गन कितनी होती है, 1, रंगीन टीवी में इलेक्ट्रॉन गन कितनी होती है, 3। ब्लैक एंड व्हाइट में कौन सी होती है, ब्लैक रंग के लिए, और रंगीन टीवी में क्या होती है भाई, रंगीन टीवी में हमारे पास जो कलर काम आते हैं RGB आते हैं, तो R के लिए 1, G के लिए 1, B के लिए 1। तो रंगीन टीवी में इलेक्ट्रॉन गन कितनी होती है, 3, जबकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में रंगीन गन इलेक्ट्रॉन गन कितनी होती है, 1। CRO कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, CRT कैथोड रे ट्यूब। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। एक और CRO और CRT में पूछा जाता है सवाल कि जो CRO या CRT जो है, ये वोल्ट टाइम धारा किस में परिवर्तन करता है, हम कहते हैं वोल्ट पर डिवीजन परिवर्तन करता है, टाइम पर डिवीजन करता है, लेकिन ये धारा के साथ कैश नहीं लेता है। यहां पर जो वेव फॉर्म आपको दिखाएगा वह वेव फॉर्म आपको वोल्टेज और समय के बीच में दर्शाएगा, धारा और समय के बीच में कभी नहीं दर्शाएगा। यहां पर 2 प्लेट्स होती है, एक X प्लेट दूसरी Y प्लेट। जब दोनों पर ऐसी इनपुट दिया जाता है तो हमारे पास लिसाजिस पैटर्न बनता है। जब दोनों के ऊपर ऐसी इनपुट दिया जाता है तो लिसाजिस पैटर्न बनता है। लिसाजिस पैटर्न कैसा भी हो सकता है, ये भी लिसाजिस में और ये भी आपके लिसाजिस में, या आप ये कहते हैं कि ये भी आपके कौन सा आ जाएगा, लिसाजिस पैटर्न में। दोनों प्लेटों के ऊपर ऐसी दे दिया जाए, यदि दोनों पर DC दे दिया जाएगा तो आपके पास क्या शो करेगा, डॉट शो कर देगा, यानी कि एक डॉट बिंदु शो कर देगा। तो ये इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, आप इन प्रश्नों को ध्यान से सोल्व करना, और हम इसी प्रकार आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते जाएंगे, और आप भी इनको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें किस प्रकार कवर कराई जाए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है, आप भी मेहनत करें, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और ये बेस्ट ऑफ लक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ज्यादा ध्यान से देखते रहो, क्योंकि 35% अंक लाना आवश्यक है। यदि आप 35% अंक नहीं लाए तो आपके अगली कॉपी, वो जो पार्ट 1 की कॉपी है, वो चेक होने का कोई मतलब ही नहीं, चेक ही नहीं होगी। आपकी कॉपी चेक ही कौन सी रहेगी, पार्ट B, इसमें 35% अंक अनिवार्य है। तो आप 35% अंक लाना है, इसके लिए आप थोड़ा ध्यान से और मेहनत करते रहिए, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है आपको इन नंबरों से चूकने नहीं दूंगा। आप ध्यान से इनके ऊपर मेहनत करते रहें। चलो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।